फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर की और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है उससे क्या क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ सकता है। चाहे वो चेंज आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आज हम दोनों तरह के चेंज की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताते हैं, एजुकेशन सिस्टम कहाँ से हुआ। जैसा कि आप ज़्यादातर जानते होंगे कि एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको हमारे इंडिया वालों ने श्रेय दिया। जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वही हमारे इंडिया में फॉलो होता हुआ आ रहा है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आवर एजुकेशन सिस्टम, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बहुत से एनिमल्स खड़े हुए हैं। इसमें एनिमल्स, मंकी, फिश, डॉग, बहुत से एनिमल्स हैं। अब आपने सारे एनिमल्स से कह दिया कि इस ट्री पर चढ़ के दिखाओ। अब इसमें से केवल मंकी एक ऐसा ट्री है, मंकी एक ऐसा एनिमल है जो इस ट्री पर आसानी से चढ़ सकता है। तो ऐसा ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे कि मान लीजिए दो बच्चे हैं जिसमें से एक का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा लिखता है, और दूसरे बच्चे का हैंड राइटिंग बहुत बेकार है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसका हैंड राइटिंग बेकार है उसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और एक बच्चा जिसका हैंड राइटिंग बेकार है, वो जो अच्छा है उसके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है। तो दोनों बच्चों का पेपर होता है, तो और पेपर बिल्कुल थ्योरेटिकल है। 3 घंटे का टाइम दे दिया यूनिवर्सिटी वालों ने, जाओ बच्चे बैठ के आराम से करो। अब जिस बच्चे का राइटिंग बेकार है उसने भी अच्छा मैटर लिखा, लेकिन और जो इस बच्चे का राइटिंग ज़्यादा अच्छा था उसने मैटर तो लिखा लेकिन उसने उसमें ज़्यादा अच्छी कलाकारी दिखाई, जिससे फिर दोनों बच्चों का रिजल्ट आया। तो नंबर किसके ज़्यादा आए? जिसका राइटिंग अच्छा था, लेकिन उसके पास नॉलेज कम थी, और जिसका राइटिंग ख़राब था उसके पास नॉलेज अच्छी थी लेकिन उसके मार्क्स कम आए। तो यही इस इमेज के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक स्टेटमेंट दिया है, इंडियन एजुकेशन फ्रेमवर्क नीड्स टू बी चेंज कम्प्लीटली। उन्होंने कहा है कि इंडियन एजुकेशन का पूरे जो फ्रेमवर्क है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि एक साथ आप पूरा चेंज करो। इसलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर रही है। ट्रुथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में तो आपसे बहुत सी बातें कही जा सकती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो इंडिया है उसमें क्या क्या ट्रुथ है। बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है। बिल्कुल बात ठीक है, बच्चों के ऊपर बर्डन है, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ साथ टीचर पे भी बहुत बर्डन है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने एग्ज़ाम्स होते हैं कि बच्चों को तो मेहनत करनी ही करनी है, बल्कि टीचर्स को भी उनको एवेल्युएट करने में अपना पूरा एफर्ट देना पड़ता है। इसी वजह से टीचर कभी कभी अपना आलसीपन दिखा देते हैं और बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलते हैं, और कभी कभी कोई बच्चा इतना होशियार नहीं है उसको उससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो ये भी एजुकेशन सिस्टम में है। अब पोलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने तो ये कहा रखा है कि 6 to 18 ईयर्स में जितने भी बच्चे हैं उन सबको राइट करने का अधिकार है, एजुकेशन का राइट का अधिकार है, और बिल्कुल उनको फ्री आपकी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ऐसा उनके पेरेंट्स नहीं करते हैं, जो 6 to 18 ईयर्स के बच्चे उनको नहीं भेजते हैं, तो उनके खिलाफ फाइन भी जमा करना होगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बात करते हैं इंडिया टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। इंडिया को अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि इंडिया को बहुत से चेंजेस करने होंगे। अब बहुत से चेंजेस एक साथ नहीं किए जा सकते, उनके लिए धीरे धीरे उनको अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को स्कूल्स एंड कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, उनको सुधारना होगा, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे जिससे स्टूडेंट्स को भी उसमें पढ़ने में आसानी हो और टीचर्स को भी पढ़ाने में आसानी हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो अभी हमारे कॉलेज में मेथड्स ज़्यादातर लगे हुए हैं वो सब आपके टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो अब गवर्नमेंट को या कॉलेज वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि अब जो मेथड किए जाएँ वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हो, ना कि टीचर सेंटर्ड मेथड।
द ग्रेट इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम। अब जब एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है तो रिजर्वेशन सिस्टम की बात करना तो काफ़ी ज़रूरी है। अब इसमें रिजर्वेशन से क्या क्या फ़ायदा है? अब बहुत से फ़ायदे भी होंगे, नुकसान लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। एजुकेशन सिस्टम का मेन जो ड्रॉबैक है वो आपका रिजर्वेशन सिस्टम ही है इंडिया का। जो ओबीसी स्टूडेंट, एससी एसटी जनरल, अब कास्ट है, अब जैसे बोलते हैं कि हमको सब में एक जैसा इक्वलिटी रखना चाहिए, लेकिन फिर एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी रखने की बात नहीं कही गई है। ऐसा क्यों? ये रिजर्वेशन सिस्टम की क्या ज़रूरत है? अब ये हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया और आज हम 2020 में हैं। तो अब इसमें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं? आप सब अपने इस विचार को कमेंट्स में बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही बात है। रिजर्वेशन सिस्टम को अगर आप हटा नहीं सकते तो कम से कम सभी बच्चों को समान अवसर तो दे सकते हैं। जैसे ओबीसी वाली सीट हैं उसको ओबीसी वाले यूज करेंगे, एससी एसटी वाले को एससी एसटी वाले, लेकिन जनरल वाली सीट को ओबीसी वाले भी कर सकते हैं, एससी एसटी वाले। ये तो बिल्कुल फेयर सिस्टम नहीं लगता है। अब उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज़ अ रेस। बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ एक रेस है। रिजर्व कैटेगरी के लिए बस लाइफ स्टार्ट होती है और बूस्ट बूस्ट बूस्ट, और जनरल के लिए लाइफ स्टार्ट ही रह जाती है। जनरल वाले को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब इसका एग्जांपल्स, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल, मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, जनरल की कट ऑफ रखी गई 180 और एससी एसटी की रखी जाती है उससे कम से कम 50-60 नंबर कम, 120 मान लीजिए। तो कोई स्टूडेंट्स है जनरल का जिसके आए 150 नंबर और एसटी एसटी वाले के आए 120, तो 120 वाले का सिलेक्शन हो गया और 150 वाला रह गया क्योंकि उसको 180 लाने थे। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। अब कुछ एडवांटेज बताए हैं, ये एडवांटेजेज लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एडवांटेजेज नहीं लगते हैं, ये भी डिसएडवांटेजेज हैं। रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी रिक्वायर्ड फॉर पीस कीपिंग इन इंडिया। अब मुझे ये बताइए, रिजर्वेशन की वजह से इंडिया में कितने दंगे हुए हैं और कितने मामले हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल, इससे हमारी कहाँ पीस कीपिंग हो रही है? कहीं शांति नहीं रख पा रहे, इससे तो बहुत दंगे हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो इसको सभी के लिए बराबर और कर दें तो ज़्यादा शांति रहेगी। रिजर्वेशंस आर अ मीन टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट अंडर रिप्रेजेंटेड कास्ट ग्रुप एंड देयरफॉर इम्प्रूव डाइवर्सिटी ऑन कैंपस। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर उनके लिए हम थोड़ा सरल सिस्टम कर देंगे तो जो कैंपस में केवल जनरल स्टूडेंट्स वाले छात्र आते हैं पढ़ने, इनके अकॉर्डिंग इस एडवांटेज में कह रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आजकल तो सबको पढ़ने का अधिकार है, केवल जनरल वाले नहीं पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट भी एक तरह से एडवांटेज को अच्छी तरह नहीं बता पा रहा है। जनरल कैटेगरी पीपल हैव नेवर नोन टू गो बैकवर्ड ड्यू टू रिजर्वेशन। ये कहना है कि जनरल कैटेगरी के लोग कभी भी रिजर्वेशन की वजह से पीछे नहीं गए हैं। कौन कहता है भाई? आज के ज़माने में तो जनरल कैटेगरी वाले लोग पीछे ही जाते जा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एलोकेटिंग कोटाज इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल समानता का अधिकार नहीं दे रहा। तो ये राइट ऑफ इक्वलिटी के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। 60% ऑफ इंडिया डेट है रूरल नीड्स स्कूल हेल्थ केयर एंड स्पेक्ट्स इन रूरल एरिया, नॉट रिजर्वेशन इन अर्बन इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे हैं कि केवल हमको रिजर्वेशन मिलता है वो आपके रूरल इंस्टीट्यूशंस में मिलता है, अर्बन इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलता है 60% ऑफ इंडिया में। अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स विल स्टार्ट मूविंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन। बिल्कुल ठीक बात है। जब जनरल कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनको अपनी देश में ही अगर समानता नहीं मिल रही है एजुकेशन में, तो वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा कहा गया है कि इंडिया को 3 चीज़ें बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ेंगी या गुड बाय कहना होगा उनसे। बैड एजुकेशन सिस्टम से, क्रिटिसिज्म अमंग नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, राजनीति से मेरा ज़्यादा संबंध नहीं है। पॉलिटिशियंस हु डिड नॉट वर्क फॉर सिटीजन्स बेनिफिट बट फॉर देयर पॉकेट। अब ऐसे नेता हैं जो केवल देश के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, समाज के भले के लिए, केवल अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी गुड बाय कर दो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो नॉर्मल पब्लिक को भी गुड बाय करा सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो में मैंने एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल क्रिटिकल रिव्यू किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ़ायदे भी हैं, तो वो फ़ायदे की भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़ायदे की वीडियो तो हर कोई बना देता है, लेकिन उसका क्रिटिकल रिव्यू करना ज़्यादा मुश्किल है।
तो कृपया आपको अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और आप अगर मेरे विचारों से सहमत हों तो कृपया इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, जो भी देखे प्लीज़। धन्यवाद।